नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ जाता है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिकी अभियांत्रिकी की क्या इतिहास क्या है और ये किस तरह से प्रारंभ हुई। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग है वो किसी भी कोशिका के अंदर मुक्त वातावरण में जीन में जो परिवर्तन करना है वह नियंत्रित वातावरण में जीव के बाहर होने वाली प्रक्रिया है, और जिसमें जो जीन का जो सीक्वेंस होता है उसको बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी क्लोनिंग करवाई जाती है, और क्लोनिंग करके उसकी बहुत सारी कॉपीज़ प्राप्त की जाती है, और उसको डिफरेंट जो उसके सोर्सेस होते हैं उसको डीएनए सेगमेंट्स की जो कटिंग और जॉइनिंग की जाती है और तैयार करके डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया जाता है। हम इसको एक तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं जैसे जो किसी प्रकार का कोई डीएनए है जो किसी बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, उस बैक्टीरिया के अंदर उस डीएनए सेगमेंट्स को पहले कट किया जाता है। कट करने के बाद जिस सेगमेंट को हमें प्राप्त करना है, जिस पार्ट को हमें प्राप्त करना है, उस पार्ट को प्राप्त करके फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा से कट किया जाता है। कट करने के बाद पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया वायरस के जीनोम के साथ उसको एंटर करवाया जाता है, और एंटर करने के बाद उसकी क्लोनिंग की जाती है, और क्लोनिंग करने के बाद बहुत सारी कॉपीज़ उसकी प्राप्त हो जाती है, और प्राप्त करके एक नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम तैयार कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं, ये जो काम है वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा किए जाते हैं। जो आर्बर है उन्होंने 1960 में बैक्टीरियोफेज वायरस है उसको डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको बैक्टीरिया के अंदर देखा था। जैसे अगर हम बैक्टीरिया की देखें, बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर्स को देखें, तो जब बैक्टीरियोफेज जो वायरस फेज़ जो है वो जब बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद जो वायरस है वो बैक्टीरिया के डीएनए का उपयोग अपने स्वयं की कॉपीज़ का फॉर्मेशन करने के लिए करता है, और ये जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको काट देता है, और काटने के बाद उसकी स्वयं की कॉपीज़ को तैयार करता है। तो यहाँ पर इसी टेक्निक का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले जो आर्बर थे उन्होंने 1960 के अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस को ये जो डीएनए के जो सेगमेंट थे वो उसको बैक्टीरिया के अंदर देखा था, और इस टेक्निक का उपयोग उन्होंने आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के अंदर इसका उपयोग किया था। तो 1968 में मैसेल्सर और युआन ने डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उसको तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स नाम दिया था। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को जो नाम दिया गया था वो मैसेल्सन और युआन के द्वारा 1968 में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स नाम दिया गया, जो डीएनए के जो सेगमेंट्स होते हैं उसको तोड़ने का काम करता है। इसी तरह जो हैमिल्टन और स्मिथ है इन्होंने हीमोफिलियस पैरा इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को सेपरेट किया था, और कैली और स्मिथ ने इसे हिंड फर्स्ट नाम दिया था। तो हिंड फर्स्ट नाम जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है जो कि हीमोफिलियस पैरा इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पर इसको जिस बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है वहाँ पर उसका नामकरण उसके अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर हिंड देखिए शब्द लिया गया है, तो हिंद है हीमोफिलियस, और इन्फ्लुएंजी शब्द जो है वो INs का यूज़ किया गया है यहाँ पर इन्फ्लुएंजी। तो यहाँ पर इस तरह से इनका नामकरण किया जाता है। तो फर्स्ट बार इसको प्राप्त किया गया, तो यहाँ पर हिंड फर्स्ट नाम इसको दिया गया है। इसी तरह 1992 में जो जैक्सन है उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स का जो यूज़ कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रिपेयर करने का सबसे पहले इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया था। इसी तरह जो जीनन है उन्होंने 1974 के अंदर जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके अंदर TI प्लाज्मिड्स है
वही ट्यूमर का कारक होता है, ये उन्होंने प्रदर्शित किया था और इसके ऊपर रिसर्च किया था। 1975 के अंदर ओ फेरल इस उन्होंने हाई रिजोल्यूशन यानी 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स को डेवलप किया। 1986 के अंदर जो DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स है उसकी खोज की गई थी। इसी तरह कैरी मुलिस के द्वारा 1986 के में PCR टेक्निक्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस की खोज की गई थी। 1987 के अंदर बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है उसको आइसोलेटेड किया गया था बीटी कॉटन पर। 1919 के अंदर RAPD टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की गई थी, का विकास किया गया था। इसी तरह 1997 में जो है वो यीस्ट के जीनोम्स के सीक्वेंस को ज्ञात कर लिया गया था और लगभग 2001 के अंदर ह्यूमन जीनोम्स के प्रोजेक्ट को पर काम किया गया था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह 2005 के अंदर जो है राइस की जीनोम के प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर लिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जेनेटिक्स है उसकी हिस्ट्री हमने इस टॉपिक के अंदर देखी है कि किस तरह से आनुवंशिकी के अंदर लगभग हम 1900 के अंदर ही सारी तरक्की हुई है और वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया है। अब देखें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स किस तरह के होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो वे एंजाइम जो कि DNA के सेगमेंट को किसी भी निश्चित स्थान या फिक्स साइट से कट करते हैं और उसे अलग करते हैं, उन्हें हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कहते हैं। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसके अंदर W. आर्बर ने इन्हें खोजा था और स्मिथ, नाथनसन और आर्बर ने 1970 में फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को इन्होंने डिस्कवर किया। ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो DNA सेगमेंट्स की एक साइट पर ही उसको आइडेंटिफाई करता है, DNA की एक साइट को ही आइडेंटिफाई करता है और एंजाइम्स के द्वारा पहचानी गई जो साइट्स होती है उसे यहाँ पर पैलिंड्रोम्स कहा जाता है। जैसे ये पैलिंड्रोम साइट टाइप की होती है, जैसे GGA या CCT साइट होने पर DNA की सेगमेंट पर, तो जो DNA का दूसरा फिलामेंट होगा उस पर CCT या GGA सीक्वेंस उसके पर प्रेजेंट्स होगा। इसी तरह जो इक्वल साइज़ की जो साइट्स होती है उसकी पहचान स्पेशल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा ही की जाती है, इक्वल साइज़ की साइट्स की पहचान। इसी तरह जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं वो लगभग 3 प्रकार के होते हैं, रेस्ट्रिक्शन R1, R2 और R3। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो होते हैं R1 जो होते हैं वो 15 बेस पेयर्स TCA पर अपना कट करते हैं और ये जो DNA का 5 फ्रेंड्स होते हैं उस पर लगभग 1000 बेस पेयर्स की डिस्टेंस पर ये कट करते हैं। इसी तरह जो टाइप सेकंड होती हैं ये क्लीवेज के लिए इनमें मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है इनका विदलन करने के लिए, और रेस्ट्रिक्शन जो सेकंड था उसको हिंड सेकंड भी कहा जाता है और ये रेस्ट्रिक्शन मैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसी तरह टाइप थर्ड, रेस्ट्रिक्शन थर्ड जो है ये DNA के ये रिकॉग्नाइज साइट के लिए क्लीवेज करता है। इसमें रेस्ट्रिक्शन थर्ड के अंदर इको P1, इको इकोलाई P15 या हिंड F3, इस तरह के ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स थर्ड प्रकार के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो सेकंड स्टेप आता है उसके अंदर हम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होता है उसके नोमेनक्लेचर को अगर देखें तो उनका जो नामकरण होता है, सबसे पहले हमने जिस भी किसी लिविंग बीइंग से इस एंजाइम्स को प्राप्त किया है उसको हम कैपिटल लेटर्स के अंदर इसको यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं उसके नाम को। जैसे ई कोलाई के अंदर सबसे पहले इस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को मैंने प्राप्त किया, तो ई कोलाई शब्द बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर ई कोलाई को बड़े कैपिटल लेटर्स के अंदर
लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हीमोफीलियस इन्फ्लुएंजा, तो यहाँ पर हीमोफीलियस का H कैपिटल लेटर में और इन्फ्लुएंजा है जो स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं जिनको कि तिरछे लेटर्स के अंदर स्मॉल लेटर के अंदर इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट होता है कि क्लीवेज पैटर्न इन एंजाइम्स का किस तरह रहता है। जैसे ई कोलाई आर फर्स्ट है, ये डीएनए के 5 एंड्स और 3 एंड्स को लटकता हुआ छोड़ देता है। जैसे हम यहाँ डायग्राम में देख के समझ सकते हैं, ये 5 एंड्स हैं और ये 3 एंड्स हैं, तो ये ग्वानिन साइटोसिन के साथ TTAA 3 एंड्स पर लटकता हुआ रहेगा। इसी तरह 5 एंड्स पर AATT 3 एंड्स पर चेन्स को लटका देगा। इस तरह ये क्लीवेज पैटर्न को यहाँ पर शो करता है। ये क्लीवेज है ई कोलाई फर्स्ट के द्वारा किया गया है। इसी तरह एलू, ये भी एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है जो कि डीएनए फिलामेंट्स को सिमेट्रिकली कट करता है, जिसमें डीएनए के जो ब्लंट एंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो डीएनए के ब्लंट एंड्स होते हैं वो किसी प्रकार किसी डीएनए सेगमेंट से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि ब्लंट होते हैं तो किसी प्रकार का यहाँ पर इसके अंदर बेस पेयर सीक्वेंस इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इसको भी हम यहाँ पर इस एग्जांपल के साथ सहायता से समझ सकते हैं। देखिए जैसे 5 एंड्स के अंदर यहाँ पर दिखाया गया एडेनिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन ग्वानिन। इसी तरह साइटोसिन एडेनिन ग्वानिन थाइमिन ग्वानिन ग्वानिन, ये 3 एंड्स कंप्लीट हो जाता है। तो डीएनए के दोनों ही सेगमेंट्स को दिखाया जाता है। तो ब्लंट्स एंड्स का फॉर्मेशन जो होता है वो ग्वानिन साइटोसिन्स के बीच में ब्लंट एंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी बेस पेयर के सेपरेट न होने के कारण यहाँ पर किसी भी अदर जो डीएनए का सेगमेंट है वो इसके अंदर नहीं जुड़ पाता। तो ये ब्लंट एल्यू फर्स्ट के द्वारा यहाँ पर जो ब्लंट एंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरह जो ई कोलाई से प्राप्त किसी भी सोर्स से प्राप्त जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं उसका उपयोग किसी भी प्लांट या एनिमल पर किया जा सकता है। तो इसी तरह ही जो इसके कारण ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक प्रकार से उसकी आधार है। टेक्नोलॉजी का आधार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आधार स्तंभ कहा जाता है। इसी के द्वारा हम डिफरेंट टाइप्स के जो डीएनए होते हैं उसमें से वैरायटीज़ को प्राप्त करके नए डीएनए सेगमेंट्स को, नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को प्राप्त कर सकते हैं और मनचाहा डीएनए प्राप्त कर सकते हैं और जीन्स उसके अंदर तैयार कर सकते हैं। तो डीएनए से इच्छित जीन्स को अलग करने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जैसे एग्रोसोल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और HPLC या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और इसके अलावा आजकल आधुनिक रूप में सी लाइब्रेरी या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी का उपयोग भी किया जाता है।